हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 20 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बस देखना ही नहीं है, अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डे देखेंगे और इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। और अगर आज के दिन कोई खेल जगत से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम है तो आप निश्चित तौर पर ये वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आप अगर लिखते हैं, अगर आपको कुछ पता है तो इससे आपका ही रिवीजन होता है और आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको देखभाल के लिए कब ये जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 17 सितंबर, बी है 18 सितंबर, सी ऑप्शन है 19 सितंबर और डी ऑप्शन है 20 सितंबर। तो राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस 20 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है तो हमको लगता है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमने इस प्रश्न को सुना नहीं है या फिर कहीं देखा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए ये क्यों मनाया जाता है, यानी कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि बाल देखभाल दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो बच्चों में सागर बच्चों का जो लाइफ होता है, आप सभी को पता है, छोटे बच्चे बिल्कुल मिट्टी के जैसे होते हैं। आप जिधर उनको घुमाएंगे, जिस प्रकार से आप ढांचा बनाएंगे, बिल्कुल उसी में ढल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, यानी कि राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस जो कि 20 सितंबर को मनाया जाता है, जो बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यह दिन बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेशली ये प्रश्न बच्चों से लेकर है। तो आपको याद रखना है कि बच्चों के अधिकार और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की इथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि विश्व स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कंट्री का इथेनॉल उत्पाद और उपभोग में स्थिति क्या है, कौन सा स्थान पर है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दूसरा स्थान है, बी है तीसरा स्थान है, सी है पांचवा है या फिर डी है पहला स्थान है। तो अगर आपने ये प्रश्न कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि विश्व स्तर पर हमारे देश का इथेनॉल उत्पाद और उपभोग में स्थिति तीसरा है। तो आप याद रखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। तो रैंकिंग से देखिए प्रश्न बनता है एग्जाम में, आप सभी को पता है, एक दो प्रश्न रैंकिंग से बनता ही बनता है। तो अगर आपके सामने कहीं भी रैंकिंग से प्रश्न आए तो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। यह मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है और भारत ने अपनी नवीनीकरण ऊर्जा रणनीति और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथेनॉल उत्पाद में उल्लेखनीय यानी कि यहाँ पर अच्छा वृद्धि की है। तो आपको याद रखना है, उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्तर पर भारत की इथेनॉल उत्पादन और उपभोक्ता में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय ने शुरू की है।
इसमें आपको ये बताना है कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो ये जो स्कीम है यानी ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा रिसेंटली शुरू किया गया है, ठीक है, इसमें आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय और डी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम जो है वो संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये योजना भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ भारत की वैश्विक छवि को बेहतर करती है और कलाकारों को विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी एक अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम आपको याद रखना है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका संस्कृति मंत्रालय यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कांच का पुल कहाँ उद्घाटित किया गया है? अब ये बहुत रोचक प्रश्न है और आपको ऐसे प्रश्न देखिए याद ही रखने, बिल्कुल भूलना नहीं है। भारत का पहला कांच का पुल, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत का पहला कांच का पुल कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो बहुत ही रोचक प्रश्न है, आपको ऐसे भी याद रखना है। पहला ऑप्शन है कोच्चि केरल, बी है विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, सी ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु, डी ऑप्शन है पोरबंदर गुजरात, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको याद रखना है भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि कांच का पुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उद्घाटित किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लमपुरम प्रतिभा को समृद्धि के रूप में ऊपर जोड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थापित किया गया है भारत का पहला कांच का पुल। तो ये देखिए ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, याद रखना है ऐसे प्रश्नों को। तो भारत का पहला कांच का पुल अगर कोई पूछे कहाँ बनाया गया है, कहाँ उद्घाटित किया गया है, तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर उद्घाटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसमें आपको ये बताना है कि नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताएं। तो रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 का उद्घाटन मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में किया गया है। इस समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी यानी कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सतत समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा समुद्री विकास की दिशा तय करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैरीटाइम गेम्स का यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये पूछा गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक स्थलों को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी हमारे सामने प्रश्न आते हैं पहले हमको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर यानी कि उसका आंसर देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है तब तो आप तुरंत ही कर लेंगे। अगर ऐसा प्रश्न हो जो कि सोचने के बाद आपको उसका आंसर मिले तो पहले प्रश्नों को हो सके तो 2-3 बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जैसे कि अस्थायी यहाँ पर दिया गया है तो इन सब सारी चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं कहीं नहीं होता है तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही जो पॉइंट होते हैं आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आते हुए भी हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमने उसे ध्यान से पढ़ा ही नहीं होता है, कहीं नहीं पूछा होता है तो हमको लगता है कि हाँ पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है और निश्चित तौर पर आप ध्यान देंगे तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों को जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब वर्तमान में कितनी हो गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 59, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है 69 और डी ऑप्शन है 72। तो देखिए अभी आप सभी को जैसा कि पता है कि 7 प्राकृतिक स्थलों को जोड़ने के बाद अस्थायी रूप से अगर हम बात करें कि भारत के कितने स्थल शामिल हो गए हैं तो 69 यानी कि सी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है 69 वह भी वर्तमान में अस्थायी रूप से यूनेस्को में हमारे
भारतीय स्थल शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ब्लू में दिख रहा होगा जो बॉक्स में, तो आपको इसको भी पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। इसमें कुल संख्या अब 69 हो गई है, जिसमें हम बात करें 49 प्राकृतिक स्थल हैं और 17 यानी 17 प्राकृतिक स्थल हैं और 3 मिश्रित स्थल शामिल हैं। यह देश की अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि उसे उजागर करता है। और इसी के लिए आप देखेंगे कि 49 सांस्कृतिक स्थल है और 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित, कुल मिलाकर 69 अभी यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से भारतीय स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो 69 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने रिसेंटली स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी ऑप्शन है बिहार। तो देखिए इसका ये ऑप्शन सही है, यानी कि हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन का शुभारंभ 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने किया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को कौशल, ज्ञान और रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना ही इस मिशन का उद्देश्य है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये प्रश्न देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। थारू जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? इसमें ये पूछा गया है कि थारू जनजाति जो कि एक ट्राइब है, ये मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सी ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, या फिर डी ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड। तो आपको बताना है कि थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। देखिए ट्राइब से भी अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या किसी भी अन्य पीसीएस का आप एग्ज़ाम देंगे, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, तो जनजाति से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आपको कहीं भी जनजाति ऐसी जो कि न्यूज़ में ज़्यादा दिखे तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसे सारी चीज़ों को बाकायदा पढ़ लेना है। तो थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्य में पाई जाती है विशेष रूप से। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, जो भारत नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में निवास करती हैं और उत्तरी भारत के प्रमुख जनजातियों में से एक हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। बिहार के चंपारण और नेपाल के तराई क्षेत्रों में इनकी जो आबादी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो कभी कभी देखिए एरिया से भी यानी क्षेत्र से भी पूछ लिया जाएगा कि थारू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, यानी कि जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर जानें तो आपको हर एंगल से सोचना है कि अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो हमें उसका जवाब कैसे देना है, या फिर हम कैसे सोच पाएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने आज की इस वीडियो में 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और साथ ही साथ खेल से भी प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, जिससे कि अगर आप जो भी कुछ बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उससे सुधार किया जाएगा और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।